पोलराइजेशन नहीं करा, डाउनलोड। पंखा बंद कर। मैम गुड इवनिंग। आएंगे आज बच्चे?
ठीक है, आई थिंक आ गए हैं सारे बच्चे। सारे तो नहीं आए हैं बट आई थिंक जिन्हें आना था आ गया है। अंशुमन सिरोला के नाम से कौन है? नया स्टूडेंट है क्या अंशुमन के नाम से? आकाश, तुम्हारे दोस्त को क्या हुआ? पता नहीं, मैं कह रहा क्लास में नहीं लगा रहा। हाँ, पता नहीं क्या हुआ, क्लास में नहीं लगा रहा हुआ कोई भी। क्लास में नहीं जा रहा, स्कूल जा रहा है वो? यस मैम, कह रहा है यूट्यूब से कर लूंगा, पता नहीं क्या कर रहा है कहाँ से यूट्यूब? करे। पता नहीं मैम, यही कोई फिजिक्स वाला से कर रहा है। कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं करेंगे वो। जिन्हें यही नहीं पता हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं करना, वो क्या ही कर क्या है जेई निकालेंगे। क्लास में नहीं आ रहे हैं, ये नहीं पता करेंगे क्या क्या पढ़ेंगे। श्योर ही नहीं है किस साल जेई करना है, ड्रॉप लेना है, मेहनत नहीं करनी है, शॉर्टकट चाहिए। मेहनत से बड़ा कोई शॉर्टकट नहीं है भाई। समझ में आई बात? चलो फटाफट करते हैं, आज क्लास जल्दी छोड़ देंगे, 1 घंटे की क्लास लगाऊंगी, तुम लोग मजे करना। और जो होमवर्क जिस जिसको जो दिया है वो कर लेना। मैं अभी तुम्हें दिवाली वीक का असाइनमेंट भी शेयर करूंगी, ठीक है? उन्हें कर लेना। होल आज हमने क्या हमने YDSC कंप्लीट कर लिया था, व्हाइट लाइट वाला? यस। हाँ ठीक है। देखो YDSC विद व्हाइट लाइट में एक छोटा सा और आता है एक टॉपिक, जिसमें हम क्या रखते हैं, एक स्लैब इंसर्ट करते हैं, ठीक है? क्या? एक स्लैब। कैसे? मान लो मेरे पास हमारे पास ये एक स्लिट थी भाई। अबे साफ हो जा। ये भी मक्खा है देखो। और यहाँ पर मान लो मेरे पास स्लिट 2 है ना, स्लिट S1 और स्लिट S2। यहाँ पर मेरे पास क्या बनता है, एक स्क्रीन हम रखते हैं जहां पर हमें पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है? इस अगर मान लो मेरे को इस पॉइंट P पर ये चेक करना है कि पॉइंट P पर कौन सा पैटर्न बनता है, तो हम सबसे पहले निकालते थे पाथ डिफरेंस, है ना? ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर आता था बेटा? ये जो डेल्टा एक्स है, अब अगली वाली क्लासेस में डेल्टा एक्स किसके बराबर आया था? डी साइन थीटा के बराबर। यस। डेल्टा एक्स आया था अपना डी साइन थीटा के बराबर, है ना? अब मैं क्या करती हूँ, मैं एक और काम करती हूँ कि मैं इस स्लैब के रास्ते में एक क्या सॉरी इस लाइट के रास्ते में क्या करती हूँ, एक स्लैब ऐड कर देती हूँ, ठीक है? मान लो मैंने यहाँ क्या रख दी, एक स्लैब रख दी। इस स्लैब की थिकनेस T है और इस स्लैब का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? इस स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। अब मेरे को बताओ, क्या ये पाथ डिफरेंस जो पहले डेल्टा एक्स डी साइन थीटा था, क्या ये पाथ डिफरेंस और बढ़ जाएगा S2P के लिए? भैया आपने क्या, यस। हाँ आपने क्या रख दिया यहाँ पे, ये स्लैब रख दी। इस स्लैब की वजह से कितना पाथ और ऐड हो जाएगा बेटा? उसकी वैल्यू आती है मेरे पास T म्यू माइनस 1। T क्या है? थिकनेस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड 1 इज 1। अगर आप किसी भी स्लैब के सामने सॉरी किसी भी स्लिट के सामने एक स्लैब रख देते हो तो इतने अमाउंट से पाथ डिफरेंस बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये किसके बराबर था? डी साइन थीटा, फिर डी वाई अपॉन कैपिटल डी, ठीक है? डी वाई कैपिटल डी प्लस टी म्यू माइनस 1, यही आया डेल्टा एक्स। तो ये टोटल पाथ डिफरेंस आएगा अगर मैं क्या लगा दूंगी, एक स्लैब इंट्रोड्यूस कर देंगे किसी भी स्लिट के सामने। अब सुनो मेरी बात। अब मैं क्या कहती हूँ कि मेरे को ये देखना है कि अगर मान लो मैं ये स्लैब जो है इस स्लिट के सामने लगी हुई है,
इस S2 के सामने, क्या सेंटर मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा? यस और नो बताओ। यस मैम। बेटा अगर मैं इस स्लैब को देखो यहाँ पर सेकंड डायग्राम में, S2 स्लिट S1 और मेरे पास ये स्क्रीन है, ये लाइट रे यहाँ पर आई सेंटर पे। बेटा अब ये लाइट रे यहाँ से निकलेगी, तो मुझे एक बार बताओ क्या मेरा ये सेंटर पे मैक्सिमम मिलेगा? अब हमने क्या क्रिएट कर दिया है? पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना। क्या अब मुझे इस सेंटर पर मैक्सिमम मिलेगा? क्या मेरा सेंटर मैक्सिमम शिफ्ट हो जाएगा या सेंटर मैक्सिमम वही रहेगा जहां पहले था? बताओ बेटा क्या होगा? हम शिफ्ट हो जाए। शिफ्ट होगा, क्योंकि पहले सेंटर मैक्सिमा क्यों मिल रहा था? क्योंकि S1O और S2O के बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं, कोई भी पाथ डिफरेंस नहीं था। डेल्टा एक्स किसके बराबर था? 0। डेल्टा एक्स 0 था। जब अगर मेरे को सेंटर पे क्या चाहिए था, सेंट्रल मैक्सिमा चाहिए था, तो डेल्टा एक्स 0 था। अगर मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, एक स्लैब लगा दी, अब सेंटर पे डेल्टा एक्स 0 तो नहीं होगा। इसका मतलब अब वो तो आपका मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा है, वो शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ शिफ्ट करेगा? आओ, सेंट्रल मैक्सिमा विल शिफ्ट करेगा। कैसे भाई? सेंट्रल मैक्सिमा में तुम्हें पता है डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, सबको पता है। तो पहले इक्वेशन में अगर डेल्टा एक्स 0 करोगे तो डी वाई बाई कैपिटल डी इक्वल्स टू माइनस टी म्यू माइनस 1 ये हो जाएगा। और वाई ही क्या, यहाँ पर यहाँ का जो वाई है यही तुम्हें क्या देगा? सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट। तो कितना आया? म्यू माइनस 1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही आया। इतने इतने डिस्टेंस से क्या शिफ्ट हो जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो सेंट्रल मैक्सिमा का जो शिफ्ट है इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब एक लाइन यहाँ पर और क्या लिखोगे? अगर सपोज करो तुमने सेकंड स्लिट के सामने क्या रखी है? स्लैब रखी है, तो बेटा सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट कर रहा है? नेगेटिव का मतलब क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बात समझ में आई? अगर तुमने पहली स्लिट के सामने स्लैब रखी है तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट करेगा भाई? ऊपर की तरफ। बात समझ में आई? इफ स्लैब पुट इन S1 सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट अपवर्ड्स। कहाँ शिफ्ट करेगा बेटा? अपवर्ड्स। अगर नीचे वाली स्लैब में रखोगे तो सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ पर करेगा शिफ्ट? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट डाउनवर्ड्स। ठीक है, इस वाले केस में कहाँ शिफ्ट करेगा? डाउनवर्ड्स। अमाउंट क्या रहेगा? ये सेम अमाउंट रहेगा। इतना बताओ, क्लियर हुआ? हाँ जी, हाँ जी। मैम इतना तो क्लियर है मैम। अगर मैम ये मैम बीच में रख दे तो क्या बीच में रख दें? हम स्लैब? सेंटर हुआ है मैम ओ लाइन पे। क्या, कहाँ पर क्या रखना है? हम जैसे हम सेंटर पे रख दे मैम इस लैब को, एकदम दोनों के। दोनों जगह रखना है? हाँ मैम, दोनों के सेंटर में। हम मतलब ओ दोनों लाइन है स्लैब? मैम, हाँ हाँ, यहाँ रख दूं स्लैब? यस मैम। यहाँ, इधर मैम जो मैम थोड़ा सा इधर। यहाँ, यहाँ, यस मैम। यहाँ रख दो। यहाँ से क्या होगा फिर? देखो, ये यहाँ से क्या पता चल रहा है? अगर स्लिट के सामने रखने से क्या होगा? इस स्लिट से पास करने वाली जो रेज है ना, उनका पाथ डिफरेंस जनरेट हो जाएगा। यानी इससे मुझे ये क्लियर रहेगा कि अगर मैंने S1 के सामने रखा है तो इसका मतलब S1 से जो लाइट पास करेंगी वो पाथ डिफरेंस क्रिएट करेंगी। अगर S2 के सामने रखोगे तो मुझे ये पता रहेगा S2 से पास करने वाली लाइट रे पाथ डिफरेंस क्रिएट कर दी। बीचों बीच में तो बेटा कुछ पता ही नहीं चलेगा कि किसकी वजह से हुआ है, बट फिर भी नेट शिफ्ट जरूर आएगा, नेट शिफ्ट जरूर आएगा। ठीक है, हम कौन सी साइड में आ सकते हैं? मैम इसमें हम कैपिटल डी की वैल्यू क्या रखेंगे?
कैपिटल डी तो वही है, स्क्रीन से शिफ्ट ये वाली डिस्टेंस, स्क्रीन से स्लिट के बीच की दूरी, और स्मॉल डी तुम्हारे दोनों स्लिट्स के बीच की दूरी। ये तो वही जो पुराने में था। कैपिटल डी और स्मॉल डी वही है, ठीक है। वाई यहाँ पर वाई वो हो गया कि कितने से तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट होगा, ये पता चल गया। अगर S1 में रखेंगे तो ऊपर, S2 में रखेंगे तो नीचे शिफ्ट होगा। अगला और क्या पूछ सकता है कि ये बता दो नंबर ऑफ, अगला क्या पूछ सकता है कि ये बता दो अगर हम स्लैब रख देंगे तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने शिफ्ट हो जाएंगे। नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट, है ना, तो कितने फ्रिंजेस शिफ्ट हो जाएंगी। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ फ्रिंजेस शिफ्ट के लिए क्या करोगे बेटा, जो ये y निकाला है इसको किससे डिवाइड कर दो, बीटा से। किससे डिवाइड कर देंगे, बीटा से। तो देखो नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई, मतलब जब आपने स्लैब रख दी तो जैसे सेंटर में नहीं मिला मैक्सिमा, कहीं ऊपर चला गया होगा तो, या फिर नीचे चला गया होगा, तो सेंट्रल मैक्सिमा कितना नीचे गया, तो मतलब कितनी ऐसी फ्रिंजेस हैं जो शिफ्ट हुई। तो क्या करोगे, देखो म्यू -1 टी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, इस बीटा को क्या लिख सकते हो, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही होता है बीटा। डी से डी गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी गया, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस किसके बराबर आई, म्यू -1 टी अपॉन लैम्डा। तुम्हें बस याद क्या रखना है कि नंबर ऑफ फ्रिंजेस के लिए बीटा से डिवाइड करना है, और फॉर्मूला किसका याद रखोगे, देखो ये वाला कि dy बाय डी में एक्स्ट्रा शिफ्ट क्या आया, टी म्यू -1, डेल्टा x 0 करके ये फॉर्मूला आराम से आ जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि भूल जाओगे। ये याद रखना कि टी म्यू -1 का शिफ्ट आता है और उस वैल्यू को 0 के बराबर करना पड़ेगा सेंट्रल मैक्सिमा तक ले जाने के लिए। बात समझ में आ गई? यस। इतना याद रखो, आगे आ जाओ, पोलराइजेशन करते हैं। हाँ बहुत इजी टॉपिक है, बट यहां से सवाल आते हैं। देखो पोलराइजेशन भी क्या है, लाइट का कौन सा नेचर दिखाती है पोलराइजेशन, ईएम वेव। अगर लाइट ईएम वेव नहीं, अगर हम प्रूफ कर पाए हैं, वो किसकी वजह से भी प्रूफ कर पाए हैं कि लाइट पोलराइजेशन नेचर शो करती है। होता क्या है देखो, उसके पहले थोड़ा बेसिक जानते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट। लाइट अभी जब ईएम वेव्स पढ़ी थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, लाइट कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इसका मतलब कि लाइट में हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो लाइट की वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। पढ़ा था बेटा? यस। दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, ये भी पढ़ा था। अगर लाइट एक्स डायरेक्शन में है तो तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस एक्स के परपेंडिकुलर होने चाहिए, जिसकी वजह से हमने एक पॉइंटिंग वेक्टर भी पढ़ा था कि वेलोसिटी किसके बराबर होनी चाहिए, ई क्रॉस बी के। पढ़ा था कि ये वाला मेथड होना चाहिए हमारा, क्या किसके लिए, वेलोसिटी निकालने के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास लाइट में तीन चीजें जो हम पढ़ेंगे, एक तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसका मतलब वेव उसी डायरेक्शन में क्या कर रही है बेटा, प्रोपोगेट कर रही है ना भाई। v मतलब क्या है, व्हाट इज v, v इज वेव्स वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी। तो वेव की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी, प्रोपोगेट करने का मतलब है ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये x डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अगर x डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ होना पड़ेगा भाई, y डायरेक्शन। अगर ये i कैप आ रहा है तो i कैप कैसे आएगा, देखो i j k, तो j क्रॉस k करना पड़ेगा। यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को किस में मान लूं, y डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर को किस में मान ले, z में मान लिया, ठीक है। ओके अब मैं बात करती हूँ जरा प्लेन की। देखो एक अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को कहाँ होना पड़ेगा, y डायरेक्शन में, y प्लेन में, यानी x के परपेंडिकुलर, यानी x के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन हुआ, y डायरेक्शन बेटा, y डायरेक्शन हुई, प्लेन टू उसमें होता है, 2D, एक्स जेड की परपेंडिकुलर कौन है, y है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर किस डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर नहीं पढ़ा आपने, एरिया वेक्टर पढ़ा है ना, यस। प्लेन। अब वही बात हो रही है कि अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड y डायरेक्शन में है तो इसका मतलब उस किस प्लेन में होगा, इसका मतलब एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलरली तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
वाइब्रेट वो कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना, ऑसिलेट करते हैं फील्ड, हमने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ ऑसिलेट करते हैं, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम, एक साथ मैक्सिमम, एक साथ मिनिमम होगा। अब यहाँ पर होगा क्या, जो तुम्हारे पास नॉर्मल लाइट रेज होती हैं, जैसे सन से निकलने वाली लाइट, बल्ब से निकलने वाली लाइट, इन सब में होता क्या है, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में होता है। इन सबके जो प्लेन्स हैं वो बहुत सारे प्लेन्स में वाइब्रेट करता है। देखो, इन नेचुरल लाइट transverse vibrations occur in all directions perpendicular to the direction of propagation of wave। क्या कह रहे हैं कि जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशंस हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की जो वाइब्रेशंस हैं जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, यानी प्रोपोगेशन, यानी आपकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इससे परपेंडिकुलर में जो वाइब्रेशंस होती हैं बेटा, वो सारी प्लेन्स में होती हैं, है ना, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है, यानी वो हर किसी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रही हैं। So we can assume that, देखो, the rectangular component of the vibration with component lying on the plane of the diagram and the other perpendicular to the plane of the diagram। आ जाओ यहाँ पे देखो, पोलराइजेशन समझने से पहले समझो अनपोलराइज्ड लाइट क्या है। अनपोलराइज्ड लाइट इज द लाइट इन विच द, देखो ये पढ़ो, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस आर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द प्रोपोगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव। इसका मतलब जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है ना, जहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होना चाहिए, वो एक कन्फाइंड डायरेक्शन में नहीं है ना, वो एक कन्फाइंड डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में तुम्हारा ईएम वेक्टर होगा। उस लाइट को बोलेंगे हम अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब पोलराइज्ड लाइट में क्या होगा, पोलराइजेशन में हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को कन्फाइंड कर देते हैं सिर्फ एक ही प्लेन में, है ना। द ऑसिलेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव इज कन्फाइंड ओनली इन वन प्लेन। तो उसको अगर हम एक प्लेन में ही कन्फाइंड कर दें तो उसे क्या बोला जाएगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो क्या लिख रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज अ वेव इन विच द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन। एक सिंगल प्लेन में अगर हम कन्फाइंड कर दें तो वो पोलराइज्ड लाइट बन जाएगी। देखो, अब सिंगल प्लेन का मतलब अभी हमने देखा था कि एक्स डायरेक्शन में अगर लाइट प्रोपोगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, बस इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस एक्स के परपेंडिकुलर होगा। तो बेटा एक्स के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है, वाई जेड प्लेन भी हो सकता है, करेक्ट, और सॉरी नॉट वाई जेड, सॉरी एक्स जेड प्लेन, राइट, और माइनस एक्स जेड, करेक्ट, और एक्स माइनस जेड, बेटा इन सबके वाई परपेंडिकुलर है ना। बट ये सारे प्लेन्स में तुम्हारा क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, भाई वाई तो परपेंडिकुलर है, तो इन सब प्लेन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या करेगा, इन सब फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ एक ही प्लेन में क्या कन्फाइंड हो जाए, एक ही प्लेन में कन्फाइंड हो जाए मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बात समझ में आई, उसको एक ही प्लेन में कन्फाइंड करना है, या तो एक्स जेड में कर दो या माइनस एक्स माइनस जेड में कर दो। भाई प्लेन क्या होता है भाई, इनके सबके माइनस वाले भी तो होंगे, इधर माइनस एक्स होगा, यहां बनाते हैं, ये माइनस एक्स है, ये वाई माइनस वाई प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, यहां क्या मान लो माइनस जेड, और यहां क्या मान लो प्लस जेड। अब सपोज करो एक्स डायरेक्शन में तुम्हारी ये वेव ट्रेवल कर रही है। अब सिर्फ इतना बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है तुम्हारा वेव ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगा। तो अभी हमने ई क्रॉस बी से निकाल लिया कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होना चाहिए भाई, वाई डायरेक्शन में होना चाहिए। अब वाई डायरेक्शन का मतलब क्या है, वाई डायरेक्शन का प्लेन भी तो होगा, तो वाई प्लेन किस किस के पर, वाई डायरेक्शन कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है भाई, एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। भाई अगर आपका कोई भी एक्स जेड प्लेन है उसके परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, वाई डायरेक्शन ही तो होगी। एरिया वेक्टर क्या होता है, अगर एरिया वेक्टर भी पढ़ा है हमने, तो हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक प्लेन है उसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। तो मान लो अगर तुम्हारा ये रेक्टेंगल एक्स जेड प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर क्या कौन सी डायरेक्शन है, एक्स जेड के परपेंडिकुलर वाई है,
भाई वाई तो बचेगी। अगर ये चीज एक्स जेड में रख दी तो इसके परपेंडिकुलर क्या बचा, वाई बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पर बस ये पता था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इसके वेक्टर के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा सपोज वाई डायरेक्शन में। बट प्लेन कौन कौन से बचे भाई, प्लेन तो बहुत सारे हैं। कौन कौन सा प्लेन हो सकता है, माइनस एक्स माइनस जेड प्लेन हो सकता है, करेक्ट, वो भी तो वाई की परपेंडिकुलर है। प्लस एक्स प्लस जेड भी, प्लस एक्स प्लस जेड भी हो सकता है, वो भी तो वाई के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब मेरे पास एक प्लेन तो में तो कन्फाइंड नहीं है ना वाइब्रेशंस। तो वो सारे वाइब्रेशंस क्या हुए, देखो जितने भी प्लेन हैं उन सब में तुम्हारी वाइब्रेशन कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बात समझ में आ गई, सारे प्लेन्स में वाइब्रेशन सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हमें अगर पोलराइज लाइट चाहिए तो मेरे को उन सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को एक पर्टिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कराना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हुई? यस। हाँ ठीक है, देखो प्लेन पोलर, ये जो मैंने यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेन, ये वाली जो डेफिनेशन है ना, ये डेफिनेशन है सबसे बेस्ट। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज कन्फाइंड टू अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में कन्फाइंड कर दो, वो बन जाएगी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब बात आती है इस प्लेन पोलराइज, अब अगर तुमसे पूछा जाए कि पोलराइजेशन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर से देखेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर से, तो याद रखना किससे देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से। बात समझ में आई? इलेक्ट्रिक फील्ड से देखा जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब बात आई कि इसको पोलराइज, किसी भी वेव को पोलराइज्ड कैसे किया जा सकता है, क्या कैसे कर सकते हैं पोलराइज। देखो यहाँ पर क्या लगाया हुआ है, एक स्लिट लगाई हुई है। फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो यहाँ पर हमने एक स्लिट लगाई हुई है, फर्स्ट वाले डायग्राम में स्लिट लगाई हुई है। अब देखो जो वेव्स आ रही हैं, इससे ऊपर वाले में तो सारे पास कर गए, जैसे आ रहे थे वो सारे इससे पास करके चले गए। नीचे देखो, अगर मैं इस स्लिट को 90 डिग्री पे रख देती हूँ तो कौन सी वाली वेव्स क्रॉस करके जाएंगी इसको, जो इसके अलोंग होंगी। अच्छा यहाँ पे आप देखो, ध्यान से समझिए, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मैंने यहाँ पर एक पोलराइजर लगाया, पोलराइजर का काम क्या होता है कि अपनी डायरेक्शन के अलोंग वाली लाइट्स को पास कर देगा। पोलराइजर का मतलब है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बोलेंगे, ये इस तरीके का एक केमिकल ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का काम क्या है, मान लो यहां से लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब ये लाइट रे है अनपोलराइज लाइट, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बहुत सारी डायरेक्शंस में है। अब ये क्या करता है, ये उन्हीं लाइट रेज को पास करता है या उन्हीं वेक्टर्स को पास करेगा जो इसकी डायरेक्शन के अलोंग होंगे। अब इसकी डायरेक्शन मान लो ऐसे है, इसकी पोलराइजर की, ठीक है। अब तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में आ रही है लाइट रेज, ठीक है, ये अनपोलराइज लाइट है, तो ये वाला भी कोई वेक्टर है। और देखो ये जो मैं यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बना रही हूं, ये यहाँ पर जो मैंने ये डॉट डॉट और दिखाई है, ये एक वेक्टर है जो किसी और प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब अब जो तुम्हारा ये पोलराइजर है सिर्फ किसको पास करेगा, जो इसकी डायरेक्शन के अलोंग होंगे। तो इसकी डायरेक्शन के अलोंग तो सिर्फ ये वाले हैं, है ना। इसका मतलब जो इसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाले होंगे उन्हें ये क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है। तो यहाँ पे देखो पहली लाइन पढ़ो क्या लिख रहा है, ट्रांसमिट वेव हुज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन द प्लेन पैरेलल टू अ सर्टेन डायरेक्शन, यानी वही इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पास करेंगे जिनका प्लेन इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट के प्लेन के पैरेलल होगा, है ना। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे उन्हें क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, मतलब उन्हें ऑब्जर्व कर लेगा, उन्हें अपने अंदर रख लेगा, उनको पास नहीं करने देगा, ठीक है। तो अब आफ्टर पोलराइजेशन जो तुम्हें लाइट मिलेगी वो कैसी मिलेगी, पोलराइज्ड, पोलराइज लाइट मिलेगी। पर यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी बताओ। ईएम वेव में पढ़ाई, ईएम वेव में क्या पढ़ा था, एनर्जी जो डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, ये चीज पढ़ी।
तो अगर एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तुमने यहाँ पर उसका आधा क्या कर दिया, एब्जॉर्ब कर लिया और आधा निकलने दिया, तो जो यहाँ पर पोलराइज लाइट होगी इसकी इंटेंसिटी पहली वाली की आधी हो जाएगी। मान लो ये वाली जो लाइट आ रही है इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, जो यहाँ से बाहर होके लाइट गई उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आई नॉट बाय 2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पोलराइजेशन के तरीके पढ़ रहे हैं कि अब लाइट को पोलराइज कैसे किया जा सकता है। मतलब पोलराइज का मतलब है कि हमें सिर्फ जो लाइट हर डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है तुम्हारे कई प्लेन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मुझे सिर्फ एक ही प्लेन के परपेंडिकुलर चाहिए। तो अब तुमने क्या किया, एक ऐसा पोलराइजर लिया, वो क्या करेगा, जो उसके खुद के प्लेन के पैरेलल होगा, जो प्लेन उसे पास कर देगा, उसके जो परपेंडिकुलर होंगे उन्हें पास नहीं करेगा। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा, एक पोलराइज लाइट मिल जाएगी, बट इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, देखो आधी, इंटेंसिटी वुड बी हाफ। ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। अब मैं क्या करती हूँ, देखो बेटा, यहां से ये प्लेन पोलराइज लाइट आई, सॉरी अनपोलराइज्ड, ऐसे यहाँ बीच में कोई दूसरा वेक्टर है, इस तरीके से इसको अलग कलर से जैसे अभी दिखाया था, मैंने इस तरीके से इसको रखा है पोलराइजर को। ठीक है, ये पोलराइजर का प्लेन है जो डॉट डॉट से दिखाया गया है ये। ठीक है, कौन सा वेक्टर पास हुआ, सिर्फ ये वाले वेक्टर्स पास हो जाएंगे, इसके पैरेलल यही है। अब मैं इसको क्या करती हूं, मैं इसको ऐसे रख देती हूं। अब मुझे बताओ क्या ये वाले वेक्टर्स पास कर पाएंगे, अब इसके बाद हमने इस प्लेन को परपेंडिकुलर, इसके मैंने क्या बोला था, इसके प्लेन के पैरेलल वाले पास हो सकते हैं, बट ये तो अब इसके प्लेन के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब अब ये अपने अंदर से कोई भी लाइट पास नहीं करेगा, नो लाइट इमिट, सबको अपने अंदर रख लेगा, तो अब कोई भी बाहर नहीं करेगा। तो ये याद रखना, सिर्फ उसी को जाने देगा जो इसके प्लेन के पैरेलल होगा। ये होता है हमारा पोलराइजर। ठीक है, अब यहाँ इसी के लिए, पोलराइजर के लिए ही बना है हमारा मेलिस लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बस यहीं से सवाल आते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो, व्हेन ए बीम ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, एनालाइजर कुछ नहीं है, जो ये पोलराइजर है ना, इसी को हम एनालाइजर के काम में यूज कर देते हैं और इसी को पोलराइजर के काम में। अभी बताएंगे एनालाइजर पोलराइजर में क्या डिफरेंस है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द एनालाइजर वेरी डायरेक्ट, देखो इसका मतलब ये है, ये पोलराइजर ही एनालाइजर है, ये पोलराइजर के काम में भी यूज कर सकते हैं। दूसरा एनालाइजर, एनालाइजर का मतलब क्या है, देखो आपने जब पोलराइजर के काम में यूज किया तो क्या काम हुआ इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड को कन्फाइंड करना। एनालाइजर का मतलब हुआ कि अगर आपने ऑलरेडी पोलराइज्ड लाइट को किस पे डाला है, लाइट ऑलरेडी पोलराइज्ड है, अब पोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर पे डाल रहे हो, तो अब ये पोलराइजर किसका काम करेगा, एनालाइजर का, है ना, समझ में आई। देखो अगर अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट के लिए अगर आपको पोलराइज करनी है तो यहां क्या लगाओगे, पोलराइजर, है ना, क्या लगाया भाई बीच में, पोलराइजर लगाया ये। ठीक है, अगर ये पोलराइज लाइट के सामने फिर से आपने ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया, अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या बन जाएगा, एनालाइजर। यही सेम इंस्टीट्यूट अब एनालाइजर का काम करेगा। अब क्या होगा, अब ये डिपेंड करेगा कि पोलराइज लाइट से जो आपने एनालाइजर रखा है वो कितने डिग्री एंगल पे रखा है, मतलब अगर उसका प्लेन पोलराइज लाइट के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ से क्या चेक करेंगे कि एनालाइजर के बाद कितनी इंटेंसिटी की लाइट यहाँ पर मिलेगी, लाइट की इंटेंसिटी चेक करेंगे। तो ये इंटेंसिटी किस लॉ से दी जाती है, जैसे अभी तुमने यहाँ बोला कि मैम यहाँ नो लाइट, यहाँ कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी कोई भी लाइट, क्योंकि यहाँ क्या था, यहाँ तो 90 डिग्री का था ना, कि एकदम परपेंडिकुलर हो गया, तो परपेंडिकुलर वाले को तो हमने पढ़ा है ब्लॉक कर देगा और पैरेलल वाले को जाने देगा। अब मान लो 90 पे ना होके 30 डिग्री पे रख दे, 90 पे ना रख के 30 डिग्री पे रख दे, तो ये बताओ क्या कंप्लीट ब्लॉक कर देगा, नो नो,
नहीं करेगा ना, कुछ तो जाएगा। अगर 60 डिग्री पे रख दें तब भी कंप्लीट ब्लॉक नहीं करेगा, कुछ तो लाइट को जाने देगा। तो वो कुछ तो लाइट कितनी होगी, वो किसने बताई है? मेलिस लॉ ने। मेलिस लॉ ने बताया है कि अगर कोई भी पोलराइज लाइट एनालाइजर पे जाके पड़ती है तो उस एनालाइजर से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो बताया है। पहले ये बताओ, समझ में आया पोलराइजर और एनालाइजर? यस यस हाँ, मैम। ओके। चलो पहले अब मेरे को ये बताओ, नॉन पोलराइज लाइट क्या होती है? कौन बताएगा? बताओ। मैम अनपोलराइज्ड लाइट वो होती है मैम, जैसे वो मैम हम पोलराइजर के बीच से निकालते हैं जब मैम लाइट को, तो जो उसकी पैरेलल लाइट्स होती हैं मैम वो पास थ्रू हो जाती हैं। जो पैरेलल लाइट्स पास होती हैं मैम वो पोलराइज्ड लाइट बन जाती हैं। और नहीं, मैम जो वो पास तो होने ठीक से है, ये तो आपने पूरा वो बता दिया। अनपोलराइज लाइट क्या है? आकाश, सौम्या बताएगी, सौम्या बताओ। हाँ, अनपोलराइज लाइट क्या है बेटा? मैम पोलराइजेशन करने से पहले जो लाइट होती है वो अनपोलराइज्ड। ये तो ठीक है, बट वो लाइट की क्या है प्रॉपर्टी, कौन बताएगा? आंचल बताओ, हरलीन बताएगी, हरलीन बताओ। प्रतीक बता दे, फिर प्रतीक बताओ। अरे भाई अभी तो, हाँ बोलो। मैम जो लाइट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है, क्या? जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में लाइट सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट होती है। हाँ, मतलब तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी जो लाइट है ना, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन में। लेकिन अनपोलराइज लाइट में क्या होगा, तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के परपेंडिकुलर जो प्लेन्स है ना, वो प्लेन्स में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना, जिसे हम प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्मली सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, किसमें? प्लेन्स ऑफ वाइब्रेशंस में, है ना। हाँ, तो अगर मेरे को अब उस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को कन्फाइंड करना है ना, उस प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को ही कन्फाइंड कर देंगे कि अलग अलग प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस हैं इतने सारे, उन प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस को ही कन्फाइंड कर दो। अगर वो कन्फाइंड कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब आ जाओ। अब ये तरीका है कि अनपोलराइज लाइट को पोलराइजर पर डालेंगे तो पोलराइजर सिर्फ उन वाले प्लेन को पास कर देगा जो प्लेन पोलराइजर के पैरेलल है, जो प्लेन पोलराइजर के पैरेलल है। और किन को ब्लॉक कर देगा? जो उसके परपेंडिकुलर होंगे। पर बीच वालों के लिए क्या होगा, वो बताया है मेलिस लॉ ने। क्या बताया है देखो, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? कॉस स्क्वायर थीटा के। थीटा किस किस के बीच का एंगल है, पता चला? थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एनालाइजर और जो लाइट इंसिडेंट होगी, है ना, जो लाइट इंसिडेंट हो रही है वो और तुम्हारे पोलराइजर का प्लेन आपस में कितने डिग्री एंगल बना रहा है, तो वो वाला एंगल यहाँ पे थीटा लिया है। बात ठीक है? आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी है? आई नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पोलराइजर। अभी जब क्वेश्चन करेंगे वो तब देखेंगे। तो आई तुम्हें मिल जाएगा कि उस पोलराइजर एनालाइजर के बाहर क्या आया, वो आई है। आई नॉट वो है जो उस पोलर एनालाइजर पर पड़ी है। जैसे मान लो, कैसे देखो, यहाँ पे देखो, इस अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी कितनी थी बेटा? आई नॉट। इस पोलराइजर के बाद, इस पोलराइजर से निकलने के बाद इंटेंसिटी कितनी हो गई? आई नॉट बाय 2। ये तो फिक्स्ड है ना, कि अनपोलराइज लाइट से पोलराइज होगी तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, ये फिक्स्ड है। अब बाकी की डिपेंड करेगी एंगल्स पे। कितने पे? एंगल पे। कि मान लो तुम्हारी जो पोलराइज लाइट है वो तो ऐसे है, और इसका प्लेन जो है इसके साथ कितना एंगल बना रहा है? इसके साथ एंगल सपोज करो 30 डिग्री बना रहा है, सपोज करो। अब इस पर जो लाइट इंसिडेंट हुई वो कितनी हुई? आई नॉट बाय 2। बाहर निकली कितनी, वो हमें चाहिए। तो जो बाहर निकली उसे मान लो वो कितना है? आई। तो आई किस पर डिपेंड करेगा? इक्वल्स टू जो इस पर इंसिडेंट हुई कितनी बेटा? आई नॉट बाय 2
कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बात समझ में आ गई? यस मैम। इस तरह तो ये जो यहाँ पर आई नॉट इन्होंने यूज किया है, ये आई नॉट कौन सी लाइट है जो किस पर पड़ेगी? लाइट पोलराइजर। इंसिडेंट ऑन एनालाइजर। ठीक है, अब वो एनालाइजर बन गया, पोलराइजर नहीं। पोलराइजर का काम जब है जब अनपोलराइज लाइट आ रही है, उसके बाद वो एनालाइजर रहेगा। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे कितने पोलराइड रखे हुए हैं? 3, एक साथ 3 लगाए हैं। और कैसी लाइट आ रही है? नेचुरल लाइट। देखो क्या कह रहा है, ये देखो, ए बीम ऑफ नेचुरल लाइट फॉल्स। नेचुरल लाइट का मतलब कैसी लाइट है भाई? ये नेचुरल लाइट, हाँ नेचुरल लाइट होती है अनपोलराइज्ड। तो अनपोलराइज्ड लाइट क्या है? 3 पोलराइड से लगातार निकाली जाती है। मतलब अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, तुमने 3 पोलराइड लगाए हैं लगातार। और कैसे लगाए हैं? देखो, सच अरेंज इन अ सक्सेशन सच दैट पास एक्सिस ऑफ ईच पोलराइड इज टर्न थ्रू 60 डिग्री। मतलब हर किसी को आपस में कितने कितने डिग्री पे रखा गया है? 60 डिग्री पे। मतलब अगर पहले वाला ऐसे रखा हुआ था तो दूसरे वाले को पहले वाले के 60 डिग्री पे रखोगे, है ना? देखो, पहले वाले को, दूसरे वाले को तुमने पहले वाले के 60 डिग्री पे रखा है, फिर तीसरे वाले को दूसरे वाले के भी 60 डिग्री पे रखोगे। ठीक है, जैसे कि देखो पहले यहाँ पे देखो कैसे, देखो 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 देखो, ये मेरा पहला पोलराइजर है बेटा, हाँ, जिसका प्लेन ये है। ठीक है, जिसका प्लेन ये है, तो ये ए बी प्लेन है। बात समझ में आ गई? अब तुम्हें दूसरा पोलराइजर रखना है, और दूसरा पोलराइजर ए बी के कितने पे रखोगे भाई? 60 डिग्री पे। तो यानी मेरा दूसरा पोलराइजर क्या हुआ? ए डैश बी डैश, जो कितना एंगल बना रहा है पहले वाले के साथ? 60 डिग्री। ठीक है, अब जो तीसरा रखोगे वो ए डैश बी डैश के कितना रखना है भाई? ए डैश बी डैश दूसरा हो गया ना, ए डैश बी डैश दूसरा वाला हुआ, तीसरा वाला बी डैश के कितना होगा? इसके भी 60 डिग्री होगा, यानी उस तरीके के 60 डिग्री बनाएगा। इसे मैं क्या बोल दूं? ए डबल डैश और बी डबल डैश। पहले ये बताओ, इतना समझ में आया? पोलराइजर की, ये तुम्हारे पोलराइजर की सेटिंग हो गई। अब आ कौन सी लाइट रही है भाई? अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट होगी। पहला वाला कैसा बिहेव कर रहा है? एज अ पोलराइजर, दूसरा एनालाइजर, और तीसरा भी एनालाइजर। तो पोलराइजर से निकलने के बाद तो इंटेंसिटी बेटा कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है। अब बात करेंगे अब क्या होगा। अब मुझे बताओ जरा, दूसरे से निकलने के बाद क्या लिखोगे आप? मेलस लॉ लगाएंगे मैम, क्या? 4 सेकेंड क्या लगाएंगे? आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, यही कहता है। यस। हाँ, आई नॉट कितना है? 4 सेकेंड। आई नॉट कितना है? 4 सेकेंड। आई नॉट बाई 2 है भाई। दूसरे पर कितनी इंटेंसिटी की लाइट पड़ रही है? आई नॉट बाई 2 वाली। कितना एंगल बना रहा है बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। इसका मतलब जो लाइट यहाँ से देखो पास होगी पहले वाले से, बेटा पहले वाले से लाइट कौन सी पास होगी? जो पहले वाले के पैरेलल है, पहले वाले के पैरेलल है। इसका मतलब जो लाइट यहाँ से निकली वो पहले वाले पोलराइजर के साथ एंगल 0 डिग्री बना रही होगी, है ना? पैरेलल है तो मतलब 0 डिग्री बना रही होगी। तो एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरा? उस लाइट के और इस प्लेन के में 60 डिग्री। तो कितनी इंटेंसिटी की लाइट इसने ट्रांसमिट करी? cos 60 डिग्री 1/2 1/2 यानी 1/4, यानी आई नॉट बाई 8। तो यानी यहां से जो लाइट पास करी वो कितनी करी? आई नॉट बाई 8। सही है? यस। तो अब जो थर्ड एनालाइजर है इस पे कितनी लाइट इंटेंसिटी की पास हुई? आई नॉट बाई 8 की, सॉरी, इंसिडेंट हुई। तो 4 थर्ड निकालो। 4 थर्ड के लिए आंसर बताओ फाइनल कितना आ रहा है? करो फटाफट।
मैम इसमें एंगल हम फिर 120 लेंगे। हाँ क्यों? मैम क्योंकि वो 60 पे पहले था, फिर 60 पे मैम और बेंड हुआ। अब 120 क्यों लोगे? अब लाइट रेज सेकंड वाले से निकली है ना, सेकंड वाले ने कौन सी लाइट रेज निकाली होंगी? जो उसके पैरेलल होंगी। पैरेलल। सेकंड वाले ने वही लाइट रेज निकाली होंगी जो उसके प्लेन के पैरेलल होंगी। बात समझ में आई? ओके। अब वो उसके पैरेलल है, यानी ए डैश बी डैश में है। अब ए डैश बी डैश वाली कितना एंगल बना रही है ए डबल डैश बी डबल डैश के साथ? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री ही लो ना दोबारा से। ओके मैम आई नॉट बाय 2। आई नॉट बाई 2 कैसे आ सकता है? मैम आई नॉट बाई 32। हाँ 16 कैसे हाँ 32 होगा ना बेटा। अब कौन से इंसिड, हाँ देखो 4/3, फिर से यही फॉर्मूला ही तो लगाना है। अब इंटेंसिटी कितनी हो गई, कितनी इंटेंसिटी पड़ी है उस पे जाके? आई नॉट बाई 8 आई नॉट बाय 8 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री 1/2। 32 आ गया ना? यस मैम। हाँ यानी जो वहां से पास होगी वो आई नॉट बाई 32 वाली पास होगी। इसे बोलते हैं मैलेस लॉ, और ये आता है पेपर में। ठीक है, तो फाइनल कितना आया? आई नॉट बाई 32। ये बताओ यहां तक किसको क्या कंफ्यूजन है? एक बात ध्यान से सुन लो, पोलराइजर एनालाइजर सेम ही चीज है, सेम ही काम करेंगे। वो वही लाइट को पास करेंगे जो उनके प्लेन के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब जो लाइट पास होके आई है ना, वो दूसरे के साथ वही एंगल बनाएगी जो तुम्हारा पोलराइजर एक दूसरे के साथ बना रहा है। बात समझ में आई? तो पोलराइजर के एंगल से ही काउंट कर सकते हो। तो जैसे सेकंड और थर्ड में 60 डिग्री का एंगल है, तो सेकंड से लाइट निकल गई तो सेकंड वाली लाइट थर्ड के साथ वही एंगल बनाएगी जो पोलराइजर बना रहा है, यानी 60 डिग्री का। बात ठीक है? यस मैम। अब देखो और किस तरीके से पोलराइजेशन कर सकते हैं, कैसे और किस तरीके से कर सकते हो? रिफ्लेक्शन से। कैसे? रिफ्लेक्शन से कर सकते हैं। तो क्या लिख रहा है कि जब भी अगर किसी सरफेस से अनपोलराइज लाइट टकराएगी, उससे टकराने के बाद जो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो लाइट पोलराइज्ड हो सकती है, वो लाइट पोलराइज्ड हो सकती है। कैसे? पार्शियली पोलराइज्ड हो सकती है, तीनों केसेस हैं। अनपोलराइज की अनपोलराइज भी रहेगी, पार्शियली पोलराइज्ड भी हो जाएगी, और कंप्लीटली पोलराइज भी हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कंडीशन पे जो अभी हम पढ़ेंगे। इतना बात समझ में आया? क्या कह रहा है कि मान लो अगर रिफ्लेक्शन हुआ है तो जो लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, देखो सपोज करो ये सरफेस है, ये लाइट इंसिडेंट हुई भाई, ये एंगल थीटा बना रही है, और ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी एंगल थीटा बनाएगी। तो ये इंसिडेंट और ये रिफ्लेक्टेड। क्लियर है? अब जो ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, इसमें क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? ये रिफ्लेक्टेड लाइट बेटा अनपोलराइज भी है, पार्शियली भी है, और कंप्लीटली पोलराइज भी है। अब किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? आ जाओ। अगर एंगल 0 से 90 डिग्री है रिफ्लेक्टेड बीम का, रिफ्लेक्टेड बीम का एंगल कितना है? 0 से 90 डिग्री। तो लाइट कैसी है? ओके। अगर एंगल 0, if the angles between 0 and 90 degree there is some degree of polarization, और किसी एक एंगल के लिए कंप्लीटली पोलराइज्ड होगी, तो तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें थर्ड केस। ये बनता है किसका? ब्रिवेस्टर लॉ, ब्रिस्टर्स लॉ। ठीक है, थर्ड केस पढ़ना है कि कहां पर लाइट को कंप्लीटली पोलराइज कर सकते हैं। दैट मीन्स रिफ्लेक्टेड लाइट भी कंप्लीटली पोलराइज्ड हो सकती है अगर एक पर्टिकुलर डिग्री पर इंसिडेंट करी जाए तो। देखो क्या है, इसी का नाम है ब्रिस्टर लॉ। सपोज करो क्या कह रहा है, फॉर एंगल्स बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री देयर इज सम डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। कि अगर एंगल 0 और 90 डिग्री है तो यहां पर कुछ ना कुछ डिग्री है पोलराइज होने की लाइट की। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, व्हेन द रिफ्लेक्टेड रे
is perpendicular to the refracted ray, the reflected light will be completely plane polarized light. Okay, आगे और पढ़ो क्या कह रहे हैं. The angle of incidence at which reflected light is completely plane polarized light is called polarizing angle, जिसे ब्रेविस्टर एंगल भी बोला जाएगा. ये कह रहा है देखो कि हमारे पास क्या होगा, जो ये इंसिडेंट लाइट है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी बेटा, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होगी और कुछ क्या कर जाएगी, ट्रांसमिट कर जाएगी. करेक्ट. जो लाइट ट्रांसमिट करती है उसे क्या बोलते हैं भाई, रिफ्लेक्टेड रे. यानी ये ऊपर वाली रिफ्लेक्शन और ये रिफ्रैक्शन. इतना क्लियर है? ओके. अगर ये रिफ्लेक्टेड रे कंप्लीटली पोलराइज है, कंप्लीटली पोलराइज्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट जो होगी वो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का. ये 100% है. अगर तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद 100% का पोलराइजेशन दिखा रही है तो वो रिफ्रैक्शन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाने वाली है, 90 डिग्री का. ये बात समझ में आ गई? हाँ. अब क्या होगा, ये जिस एंगल पे लाइट यहाँ पर आके इंसिडेंट हुई है, यानी नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना रही है, इसे हम क्या बोलेंगे, अब इस एंगल को, यानी जिस एंगल पे तुम्हारी पोलराइजेशन हो गई, इस एंगल को बोला जाएगा कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस. हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट तो है ही, बट अब ये एंगल क्या बन जाएगा, ब्रिस्टर एंगल. ठीक है, इसको बोलते हैं अब यहाँ पे ब्रिस्टर एंगल. यानी ये जो एंगल है इंसिडेंट एंगल, इसको ब्रिस्टर एंगल बोल देंगे कि इस एंगल पे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गई. आगे आ जाओ, इसकी और कंडीशन देखते हैं क्या होगा. देखो ये मेरी, यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, ये मेरा एंगल आर है जो कि रिफ्लेक्टेड रे है, और ये मेरा क्या होगा, ये वाला, ये मेरा रिफ्रैक्शन वाला एंगल है. तो बेटा मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि रिफ्लेक्टेड रे प्लस रिफ्रैक्टेड रे एंगल प्लस रिफ्रैक्टेड रे एंगल कितने डिग्री के बराबर है, अभी बताया है उसने, 90 डिग्री के. भाई रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्शन के बीच में कितने डिग्री का एंगल था, यही तो बताया था. ये वाला एंगल कितना डिग्री बताया है उसने, 90 डिग्री का ही तो एंगल बता रहा है वो. तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड के बीच में 90 डिग्री का एंगल है. ये रिफ्लेक्शन वाला एंगल कौन सा होगा, जो इंसिडेंट रे के बराबर है. तो इंसिडेंट वाला एंगल आई बी है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ आई बी प्लस रिफ्लेक्शन वाले को आर मान लो बेटा, ये 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा. एंगल आर किसके बराबर आ गया, 90 माइनस आई बी. इतना क्लियर हुआ? बस ये बताओ. यस मैम. एंगल आर ये है जो रिफ्रैक्शन वाला है. ठीक है, अब स्नेल्स लॉ लगाओ. अब हम लगाएंगे स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ किस किस में लगता है, स्नेल्स लॉ तो रिफ्रैक्शन में लगता है. करेक्ट? यस मैम. रिफ्रैक्शन में लगेगा स्नेल्स लॉ. पहले वाले का मीडियम मान लो एयर है, जिसे हम 1 बोल रहे हैं. सेकंड वाला जो मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो म्यू. तो 1 साइन आई, आई किसके बराबर है, ब्रेविस्टर एंगल आई बी इक्वल्स टू म्यू साइन आर. यही होगा, साइन आई बी इक्वल्स टू म्यू साइन आर. आर की वैल्यू क्या रख देते हो, 90 माइनस आई बी. ये उठा के इसमें पुट कर दिया ना आर में, आर की वैल्यू. हाँ, तो यहां से साइन आई बी किसके बराबर आ गया, म्यू कॉस बी. भाई ये कॉस में चेंज हो जाएगा, 90 माइनस थीटा. तो यहां से देखो साइन को इसके नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, 10 आई बी, और ये किसके बराबर आ गया, म्यू के बराबर आया. यस. यानी इंसिडेंट एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल को किसके बराबर कर दो, 10 इनवर्स ऑफ म्यू के बराबर कर दो, उस पर्टिकुलर एंगल पे अगर लाइट इंसिडेंट होगी, अगर उस पर्टिकुलर एंगल पे लाइट इंसिडेंट हो गई, पर्टिकुलर एंगल क्या हुआ भाई, आई बी इंसिडेंट एंगल ही तो है. आई बी किसके बराबर हो गया, 10 इनवर्स ऑफ म्यू के. इस एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा दो तो तुम्हें क्या मिलेगा, परफेक्ट पोलराइज लाइट. और अगर परफेक्ट पोलराइज लाइट मिलेगी तो रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा. ये बात क्लियर हुई? 2 चीज याद रखनी है, दैट्स इट, कुछ याद नहीं रखना. तो यहाँ पर पोलराइजेशन पे 2 ही लॉ है, मैलिस लॉ और
ब्रिस्टर्स लॉ, और कुछ नहीं है। और एक बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए कि क्या क्या है। क्लियर है? यस मैम। मैम बस, और तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं पढ़ना, स्कैटरिंग वगैरह वाली ये सब नहीं पढ़नी, ये थ्योरी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। क्रिटिकल एंगल फॉर अ मीडियम इज 45 डिग्री, फाइंड इट्स ब्रिस्टर्स एंगल। ये क्वेश्चन कर दो, फिर अपना मजे करो। क्रिटिकल एंगल क्या होता है भाई? क्रिटिकल एंगल पता है? मैम बीटा दिया हुआ है मैंने। क्रिटिकल एंगल नहीं नहीं नहीं, क्रिटिकल एंगल क्या होता है? डेंसर टू रेयर मीडियम पे लाइट जाती है तो एंगल आर कितना हो जाता है? 90 डिग्री। यस। हाँ, तो अगर क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री है तो उसके लिए ब्रिस्टर्स एंगल क्या रखें? सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो उस मीडियम का, म्यू, है ना। देखो क्रिटिकल एंगल किसके ये है, तो एंगल निकाल लोगे ना तो म्यू आ जाएगा वहां से। यस। कैसे? ये रेयर, ये डेंसर है, और ये कैसा मीडियम हो गया? रेयर मीडियम हो गया। करेक्ट भाई। क्या होगा? डेंसर टू रेयर मीडियम, अगर ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट अगर यहाँ पर इंसिडेंट होगी, क्रिटिकल एंगल में ये रिफ्लेक्ट कितने पे होगी? 90 डिग्री पे। करेक्ट। यस मैम। ऊपर रेयर मीडियम है, मैं एयर मान सकती हूँ, नीचे डेंसर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू मान सकते हैं। ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल थीटा सी होगा। स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे आप? म्यू साइन थीटा सी इक्वल्स टू, एयर में जा रहे हो और साइन आर 90 हो गया, ये 1 हुआ, तो यहाँ से साइन थीटा सी किसके बराबर आ गया? 1 अपॉन म्यू के। तो आपको साइन थीटा सी दिया हुआ है 45 डिग्री, तो म्यू की वैल्यू कितनी निकाल ली आपने? √2। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई √2 की। अब तुम्हें पता है कि कितना मुझे एंगल चाहिएगा, ब्रिस्टर्स एंगल, ये ना 10 IB किसके बराबर होना चाहिए? म्यू के, इंसिडेंट एंगल। तो इस पर्टिकुलर के लिए अगर मान लो ये लाइट मेरे को ऐसे लेके आनी है, अगर अब मैं ये वाला मेरा रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया, तो मैं कितना? √2। अगर कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होगी और मुझे इस लाइट को क्या करना है? परफेक्टली पोलराइज करना है, तो यानी कितना कितना डिग्री पे, कितने डिग्री पे इंसिडेंट कराऊं? पता चल गया आप कितने पे कराना है? यस। हाँ, ये मेरा एंगल आर बन जाएगा। बहुत अच्छा। कितना? IB पे। IB की वैल्यू तुम्हें अभी निकालनी है। क्या IB किसके बराबर है? 10 इनवर्स ऑफ म्यू, और म्यू अभी आपने निकाल दिया, क्या? 10 इनवर्स ऑफ √, कितना आ जाएगा भाई? √2 की वैल्यू कितने पे होती है? आई थिंक नहीं होती, तो यही छोड़ देना। ठीक है, ये रहा आंसर। तो ये तुम्हारा था कंप्लीटली पोलराइज्ड। इस पे जो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे वो अभी DPP में है, मैं DPP शेयर करूंगी, उन्हें कर लेना। ठीक है बेटा? ओके, बाय एवरीवन देन। बड़े मैम। हैप्पी दिवाली मैम। हैप्पी दिवाली एवरीवन। पढ़ाई करना, खूब खेलना, खाना अच्छा, पर पढ़ाई मत भूलना 5 दिनों में। ठीक है? कब अच्छा चांस है तुम्हारे पास पढ़ने का, अपना पढ़ लेना। क्या कह रहे हो? हाँ, मैम पूरी छुट्टियां खराब कर दी स्कूल लगा के। छुट्टियां खराब हो गई? यस मैम, बीच में मैम 21 को कह रहे हैं स्कूल लगेगा। हाँ, बीच में क्यों? दिवाली नहीं है क्या? किसको कुछ भी नहीं है? मैम 21 को 2 दिन दिवाली है, सरकार कह रही 20 सेलिब्रेट करनी है, 21 को स्कूल लगेगा। अरे छुट्टी मार लेना ना। अरे तुम लोग छुट्टी कर लेना भाई, छुट्टी करो, कोई नहीं जाता त्योहारों पे स्कूल में, जाके अपने घर रहो, अपने एंजॉय करो और पढ़ाई करो, है ना? हाँ, छुट्टी करो सब। चलो, ओके, बाय बाय बाय।